ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स को डिस्कस करने का पर्पस हमारा क्या है, क्योंकि एक्चुअली वी ऑल नो कि आपके अमाइनो एसिड जो है वो नेचर के अंदर इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो एक खास किस्म के लिंकेज के थ्रू पॉलीमराइज होते हैं, और पॉलीमराइज होने के बाद वो पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स? तो बेसिकली इनकी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है या नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज जो कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। पेप्टाइड्स हमारे पास जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड लेस देन 50 हो सकते हैं, यानी ग्रेटर देन 2 होंगे, ग्रेटर देन 1। इसमें आपके पास डाई पेप्टाइड भी आ सकते हैं, ट्राई पेप्टाइड भी आ सकते हैं, टेट्रा पेप्टाइड भी आ सकते हैं, यानी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 50। ये इनकी रेंज होगी। जबकि प्रोटीन्स की जब आप बात करते हैं तो प्रोटीन्स में आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो 50 to 100 होना चाहिए, और मैक्सिमम नंबर 10,000 तक भी जा सकता है। तो एक्चुअली डिग्री ऑफ जो पॉलीमराइजेशन है वो इन दोनों के अंदर डिफरेंट है, अदरवाइज इनके जो लिंकेजेस हैं इनके अंदर जो अमाइनो एसिड है वो सेम हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। सपोज यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो आखिर वो कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसके थ्रू ये अमाइनो एसिड लिंक अप होंगे और ये पेप्टाइड बनाएंगे? तो आप लोगों को स्टार्टिंग से याद होगा कि हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बिल्कुल जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, और मैंने आपसे कहा था कि इस पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग इन डिटेल जब प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगी। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर आपके अमाइनो एसिड्स के कौन से ग्रुप्स हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता किस तरह से है। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो दो अमाइनो एसिड्स के फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान बनता है। बाय कन्वेंशन जब हम किसी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम उसका जो अमाइनो ग्रुप है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को राइट साइड पे लिखते हैं। तो दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 1 एंड दिस इज अमाइनो एसिड नंबर 2। और बिकॉज वी ऑल नो कि अमाइनो एसिड में हमारे पास दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सॉरी 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर है, और उनके अंदर जो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो साइड चेन की वजह से होता है। तो अगर मैं यहाँ पे साइड चेन में आपके पास हाइड्रोजन लगा दूंगी तो दिस अमाइनो एसिड विल बी ग्लाइसिन, और अगर मैं साइड चेन में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दूंगी तो दिस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड विल बी एलानिन। इस सिनेरियो में आपके अमाइनो एसिड्स में किसी किस्म का भी कोई बॉन्ड नहीं बना हो, लेकिन अगर आपके दो अमाइनो एसिड लिंक अप होंगे, इनके दरमियान बॉन्ड बनना है, तो बॉन्ड बनाने के लिए एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू ज्वाइन होगा, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करने वाले जो ग्रुप्स हैं उसमें से OH ग्रुप यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से रिलीज होगा, दिस वन, इस तरह से। ये आपका यहाँ पे अमाइनो एसिड एक्सपोज, ठीक है, और इधर उसका अमाइनो ग्रुप है। और जो दूसरा आपका अमाइनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप यूज होगा फॉर दी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और अमाइनो ग्रुप में चूंकि आपके पास दो हाइड्रोजन अटैच हैं, अगर तो इन ग्रुप्स में बॉन्ड बनाना है, यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन इन दी फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा आप देख सकते हैं कि कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3, एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। नाइट्रोजन भी अगर 3 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। सो रिजल्टिंग कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो डिस्टर्ब हुई है, इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। वी कैन सी कि आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये एक्चुअली कार्बोनाइल कार्बन ऑफ 1 अमाइनो एसिड, कार्बोक्साइल कार्बन ऑफ 1 अमाइनो एसिड एंड अमाइनो नाइट्रोजन ऑफ द सेकंड अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है। तो यू कैन सी हियर कि ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन आपका OH ग्रुप एक अमाइनो एसिड से, हाइड्रोजन दूसरे अमाइनो एसिड से इन दी फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और रिजल्टिंग जो आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को आप कहोगे कि दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड को यूजुअली हम अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ये चीज शायद मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये आपने याद रखनी है कि जब भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसी अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इस केस में जो आपका बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आप हमेशा कहोगे कि दिस इज अमाइड बॉन्ड। तो आप पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड इसकी केमिस्ट्री की बेस पे कहते हो, बिकॉज यहाँ पे आपके पास कार्बोक्साइल कार्बन और अमाइनो नाइट्रोजन के दरमियान C&N कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। So this will be a amide bond, ठीक है।
अब जिस तरह से इस अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमारे पास जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लेके चलते हैं, लाइक आपके पास ये डाइपेप्टाइड है और आप इस पेप्टाइड को ब्रेक करके अमाइनो एसिड वापस लेना चाहते हैं, तो आप ये बॉन्ड तब तक ब्रेक नहीं कर सकते जब तक आप वो ग्रुप रिटर्न ना करो जो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ से रिलीज हुए थे। लाइक कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको वापस नाइट्रोजन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करनी है और कार्बन को वापस आपने ओएच ग्रुप प्रोवाइड करना है। इट मीन्स कि इस केस में वाटर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज वाटर वो ग्रुप जो है वो डोनेट करेगा जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान रिलीज हुए थे। तो आपके जितने भी बायोमोलिक्यूल्स जो कि कंडेंसेशन मैकेनिज्म के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जब आपने इनके बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो हमेशा ब्रेकेज हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म के थ्रू होगी, जिसमें आप एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे और इस वाटर मॉलिक्यूल के ग्रुप्स जो है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होंगे, यूज होंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ अमाइनो एसिड और रेसिड्यू में क्या डिफरेंस होता है? आप समटाइम्स आप बुक में रेसिड्यू का वर्ड भी ऑब्जर्व करोगे। समटाइम्स हमारे अमाइनो एसिड जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू लिंक होते हैं ना, इन अमाइनो एसिड्स को हम अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कहते हैं। तो रेसिड्यू का वर्ड इस चीज को आइडेंटिफाई करेगा कि आपका ये अमाइनो एसिड फ्री अमाइनो एसिड नहीं है, बल्कि दिस अमाइनो एसिड इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन which is in peptide bond linkage with any other amino acid. तो जब भी आपके पास अमाइनो एसिड रेसिड्यू का वर्ड यूज हो, इट मीन्स कि देयर इज अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दिस अमाइनो एसिड एंड एनी अदर अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड और रेसिड्यू में ये चीज आपने याद रखनी। अब क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक अमाइनो एसिड की साइड चेन में प्रेजेंट ग्रुप्स, उनकी नेचर और ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस प्रोवाइड करती हूँ कि दिस इज अ पेंटापेप्टाइड, ग्लाइसिन, प्रोलीन, इवन वन लेटर कोड भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बाय कन्वेंशन आपने अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है उसको लेफ्ट साइड पे रखना है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को राइट साइड पे रखना है। तो दिस इज वन एग्जांपल जिसमें आपके पास जो है वो एक पेंटापेप्टाइड दिखाया हुआ है। लाइक आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यस दिस इज अ पेंटापेप्टाइड और जिसमें 5 अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइंड हुए हुए हैं। लाइक दिस इज द अमाइनो एसिड नंबर 1, मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ, जिसमें ये अल्फा कार्बन एटम है, ये इसके साथ हाइड्रोजन है, दिस इज अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड साइड चेन, एंड दिस अमाइनो एसिड इज सीरीन because it is having hydroxymethyl group in side chain. So this is serine. अगर आपको इस तरह से एक पेप्टाइड दिया जाए तो उसको लेबल करना भी आना चाहिए, बिकॉज साइड चेन आप बड़े अच्छे बच्चों की तरह कर चुके हैं। Then you have a second amino acid, और इस amino acid में भी you have a alpha carbon atom attached with the hydrogen amino group on left, carboxylic acid group on right, and this is hydrogen. This hydrogen atom is hydrogen atom of the side chain, and this particular amino acid is glycine. तो आपकी इस पेप्टाइड की सीक्वेंसिंग भी हो रही है साथ साथ, सीरीन, ग्लाइसिन। देन थर्ड अमाइनो एसिड की बात करते हैं, तो थर्ड अमाइनो एसिड में अगेन आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एंड दिस टाइम आपके पास जो साइड चेन है इसमें आपके पास जो ग्रुप है ये अमाइनो एसिड कौन सा है, टायरोसिन। ठीक है, देन यू हैव दिस अमाइनो एसिड जिसमें आपके पास मिथाइल ग्रुप है, दिस इज एलानिन, एंड देन आपके पास दिस अमाइनो एसिड, दिस इज ल्यूसीन। ठीक है, तो आपके 5 अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और साइड चेन की बेसिस पे आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया। जो मैं चीज यहाँ पे बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि ड्यूरिंग द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन, आपके जो पहला अमाइनो एसिड है इसका अमाइनो ग्रुप फ्री है, बिकॉज दिस अमाइनो ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विद एनी अमाइनो एसिड। जबकि आप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखो तो इट इज नॉट फ्री, ये एंगेज्ड है और ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकेंड अमाइनो एसिड को देखो तो इसका अमाइनो ग्रुप भी फ्री नहीं है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी फ्री नहीं है। अमाइनो ग्रुप प्रीवियस अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड कर रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इनकमिंग अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस अमाइनो एसिड का कोई भी ग्रुप फ्री नहीं।
सेम इज द केस विद थर्ड अमाइनो एसिड, इसमें भी अमाइनो ग्रुप भी फ्री नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी फ्री नहीं है। फोर्थ अमाइनो एसिड में भी अमाइनो ग्रुप फ्री नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री नहीं। बट फिफ्थ और लास्ट अमाइनो एसिड में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अमाइनो ग्रुप तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, बट वी हैव अ फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट द एंड ऑफ दिस चेन। तो इस ट्राइपेप्टाइड के स्ट्रक्चर में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे आपके पास जो है यू हैव अ पेंटापेप्टाइड, और इस पेंटापेप्टाइड में the very first amino acid is having a free amino group, and the last amino acid is having a free carboxyl group. ठीक है, वो एंड ऑफ द प्रोटीन जहां पे आपके पास एक फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस एंड को आप कहते हो एंड टर्मिनस या अमाइनो टर्मिनस, एंड टर्मिनस या फिर अमाइनो टर्मिनस। और प्रोटीन का वो एंड जहां पे आपके पास एक फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसको आप कार्बोक्साइल टर्मिनस या सी टर्मिनस कहते हैं, सी टर्मिनस। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक ऐसी प्रोटीन है जिसके एंड टर्मिनस पे तीसरा अमाइनो एसिड टायरोसिन है, तो आपको पता चल जाएगा कि एंड टर्मिनस हमेशा लेफ्ट साइड से है, पहला अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड और तीसरा अमाइनो एसिड, दिस अमाइनो एसिड इज टायरोसिन। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोटीन की सीक्वेंसिंग को, प्रोटीन की जो सीक्वेंस है उसको रीड कर सकते हैं। यानी आपको अगर बताया जाए कि आपकी प्रोटीन में 1/10 पोजीशन के ऊपर कोई अमाइनो एसिड म्यूटेट हो गया, तो आप रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, बिकॉज बाय कन्वेंशन हमें पता है कि हम हमेशा एंड टर्मिनस से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आप 1/10 अमाइनो एसिड पे जाके कहोगे कि दिस अमाइनो एसिड इज म्यूटेटेड इन पर्टिकुलर प्रोटीन। जी बच्चों, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, एक और चीज जो यहाँ से आपने कंक्लूड करनी है वो ये है कि अगर आपकी प्रोटीन के अंदर यू हैव नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोटीन है और मैं कहती हूँ कि दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 100 अमाइनो एसिड, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज एन, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स हमेशा n-1 होंगे, विच मीन्स 100 - 1 इज इक्वल टू 99। इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर आपके पास प्रोटीन में 5 अमाइनो एसिड्स हैं, तो 5 अमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन करने के लिए यू नीड 4 पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो हमेशा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स n और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स विल बी 1 यूनिट लेस देन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। तो अगर आपके पास किसी प्रोटीन की जो है वो रेजिड्यू काउंट आपको पता है, उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड आपको पता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अगेन ये उसी चीज की रेपिटेशन है कि प्रोटीन का वो एंड जहां पे आपके पास फ्री अमाइनो ग्रुप होगा, दिस विल बी द एंड प्रोटीन, और प्रोटीन का वो एंड जहां पे फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दिस विल बी द सी टर्मिनस ऑफ प्रोटीन। और यूजुअली हम एन और सी टर्मिनस को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे हमेशा हम एन टर्मिनस लिखते हैं और राइट साइड पे सी टर्मिनस होता है, और हम हमेशा जो नंबरिंग करते हैं अमाइनो एसिड की वो लेफ्ट साइड से करते हैं, यानी एन टर्मिनस से करते हैं, अमाइनो एसिड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इससे आप लोगों को जब वो प्रोटीन को रीड करने में आसानी होती है जब आप उसकी टर्मिनस को डिफाइन कर लेते हैं। ओके बच्चों, अभी आप लोगों को याद होगा कि हमने अमाइनो एसिड के एसिड और बेसिक बिहेवियर की बात की थी। इसमें हमने ये चीज देखी है कि अगर आपके अमाइनो एसिड में साइड चेन में नॉन आयोनाइजेबल ग्रुप है, यानी साइड चेन में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि आयोनाइज हो सकता है, तो उस केस में इस अमाइनो एसिड का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर सिर्फ 2 ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है, अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऊपर और अल्फा अमाइनो ग्रुप के ऊपर। अमाइनो ग्रुप। गुड। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में यू हैव एडिशनल आयोनाइजेबल ग्रुप, जिसमें मैंने अभी ग्लूटामिक एसिड की एग्जांपल ले लेती हूँ या स्पार्टिक एसिड की एग्जांपल ले लेती हूँ, तो इस केस में आपकी साइड चेन में स्पार्टिक एसिड को देख लेते हैं, और स्पार्टिक एसिड के केस में आपकी साइड चेन में एक एडिशनल आयोनाइजेबल ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। इस केस में आपके अमाइनो एसिड का जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है ये 2 ग्रुप्स के ऊपर नहीं बल्कि 3 ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जब भी आपसे कहा जाएगा कि बताएं इस स्पार्टिक एसिड के ऊपर, इसको अगर आपने सोल्यूशन ऑफ pH 9 पे रखा है,
तो इस पार्टिक एसिड के ऊपर क्या चार्ज होगा, तो आप पहले इनकी पीके वैल्यूज को देखेंगे कि इसकी अगर पीके वैल्यू 2.19 है, इसकी पीके वैल्यू 4.25 है, इसकी पीके वैल्यू 9.6 है, तो आप इन पीके वैल्यूज को कंपेयर करोगे और ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि क्या ये प्रोटोनेट होगा या डीप्रोटोनेट होगा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपकी किसी अमाइनो एसिड की साइड चेन में एडिशनल आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उस अमाइनो एसिड का जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है वो इन तीनों आयोनाइजेबल ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड की तो बात हो गई, हम अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपकी प्रोटीन्स के अंदर कुछ जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं और कुछ अमाइनो ग्रुप वो फ्री नहीं होते, बल्कि वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख लो कि दिस इज अ टेट्रापेप्टाइड। इस टेट्रापेप्टाइड में आपका पहला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, सेकेंड अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है, थर्ड अमाइनो एसिड एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन एंड देन लाइसिन। एलानिन का अमाइनो ग्रुप तो फ्री है, बिकॉज हमें पता है कि पहले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होता, लेकिन एलानिन का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री नहीं है। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड को देखते हो, तो ग्लूटामिक एसिड में भी आपके पास अमाइनो ग्रुप फ्री नहीं है, बिकॉज वो प्रीवियस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इस ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी फ्री नहीं है, बिकॉज अगेन ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। ग्लाइसिन का भी अमाइनो ग्रुप फ्री नहीं है और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी फ्री नहीं है। लाइसिन का अमाइनो ग्रुप भी फ्री नहीं है। तो प्रोटीन्स के केस में एसिडिक और बेसिक बिहेवियर फ्री अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो फ्री अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है इसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर, और दूसरा साइड चेन्स पे डिपेंड करता है। यानी अगर मुझे कहा जाता है कि इस टेट्रापेप्टाइड का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर बताओ या इस टेट्रापेप्टाइड के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करके बताओ, तो मैंने इस ग्रुप को कंसीडर करना है बिकॉज दिस इज फ्री, इस आयोनाइजेबल ग्रुप को कंसीडर करना है जो साइड चेन में प्रेजेंट है, इस आयोनाइजेबल ग्रुप को कंसीडर करूंगी जो साइड चेन में प्रेजेंट है, एंड द लास्ट इज द सी टर्मिनस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस वन। तो इन चारों ग्रुप्स की पीके वैल्यूज को कंपेयर करके मैं बताऊंगी कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इस अमाइनो एसिड के ऊपर क्या चार्ज होगा। फोर्थ, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज को यहाँ पे लिख के आप लोगों के सामने इस चीज को जो है वो क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों की ये प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि इस केस में इन चार ग्रुप्स के ऊपर मेरा जो है वो डिपेंड करेगा चार्ज। सपोज अल्फा अमाइनो ग्रुप है तो इसकी पीके वैल्यू 9.6 है। ये मेरे पास ग्लूटामिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि साइड चेन का पार्ट है, तो इसकी पीके वैल्यू सपोज मैं सपोज वैल्यूज लिख रही हूँ 4.25 है। यहाँ पे लाइसिन की साइड चेन में जो अमाइनो ग्रुप है सपोज इसकी पीके वैल्यू 10.6 है, और ये अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है लाइसिन का, इसकी पीके वैल्यू सपोज 2.19 है। अब मैंने इस टेट्रापेप्टाइड को किसी ऐसे सोल्यूशन में रखा है जिस सोल्यूशन की पीएच 12 है, और मैं ये कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि 12 पीएच के ऊपर इस टेट्रापेप्टाइड के ऊपर क्या चार्ज होगा। अब मुझे इन सब ग्रुप्स को कंपेयर करना है। पहले मैं दोनों एसिडिक ग्रुप्स का बिहेवियर देख लेती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि एसिड हमेशा उस सोल्यूशन में आयोनाइज होगा जिस सोल्यूशन की पीएच इसकी पीके वैल्यू के इक्वल है या सोल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके पहले एसिड की पीके वैल्यू 2.19 है और सोल्यूशन की पीएच इससे ज्यादा है, इसका मतलब है ये वाला ग्रुप तो इस फॉर्म में रहेगा, C+O नेगेटिव फॉर्म में। दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को देख लेते हैं, इसकी पीके वैल्यू 4.25 है, सोल्यूशन की पीएच इससे ज्यादा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है एज अ बेस एज अ एसिड एक्ट करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा और C+O नेगेटिव आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इन दो ग्रुप्स को तो मैंने देख लिया। थर्ड ग्रुप को देख लेते हैं और फोर्थ ग्रुप को, लेकिन ये ग्रुप बेस है तो मुझे बेस का जो है वो कंडीशन देखनी है कि बेस किसी ऐसे सोल्यूशन में एज अ बेस एक्ट कर सकती है जिस सोल्यूशन की पीएच इसकी पीके वैल्यू से इक्वल है या सोल्यूशन की पीएच इसकी पीके वैल्यू से कम है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरे पास इस केस में सोल्यूशन की इसकी मैं पीके वैल्यू जानबूझ के 13.6 कर रही हूँ। ठीक है, समझे, ये 13.6 है।
ओके, इस केस में सोल्यूशन की पीएच 12 है और अमाइनो ग्रुप की पीके वैल्यू 9.6 है, पीकेए वैल्यू कम है और सोल्यूशन की पीएच ज्यादा है। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास यहाँ पे बेस एज अ बेस एक्ट करेगी या नहीं? नहीं करेगी। नहीं करेगी मैम। पक्की बात है? मैम करेगी, इसकी पीके वैल्यू कम है उससे। बेस एज अ मैम बेस पीके तब कम हो एक्ट गया। करती है, बेस एज अ बेस जब तब एक्ट करती है जब सोल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू के इक्वल है कम या हो। उससे कम है। ठीक है, इस केस में सोल्यूशन की पीएच ज्यादा है ना, इसका मतलब है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आपका यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है वो NH2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सोल्यूशन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी तरफ आपका ये दूसरा बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, इस बेसिक ग्रुप की पीके वैल्यू ज्यादा है और सोल्यूशन की पीएच कम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेस मीडियम से प्रोटॉन तब पिक कर सकती है जब सोल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू के या तो इक्वल है या तो 13.6 होनी चाहिए, या सोल्यूशन की पीएच उसकी पीके वैल्यू से कम है या 13.6 से कम होनी चाहिए। यस, पीएच इज लेस देन पीके वैल्यू, तो आपका ये वाला ग्रुप NH3 प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये वाला अमाइनो ग्रुप इस फॉर्म में है NH2 और जो नीचे वाला अमाइनो ग्रुप है ये NH3 प्लस की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो नेट चार्ज ऑन दिस टेट्रापेप्टाइड विल बी +1 +0 +-1 +-1। चारों आयनाइजेबल ग्रुप्स को मैंने कैलकुलेशन में कंसीडर करना है। तो मेरे पास आंसर आएगा +1 -2 विच इज इक्वल टू -1। जब मैं इस टेट्रापेप्टाइड को pH 12 वाले सोल्यूशन में रखूंगी तो इसके सारे आयोनाइजेबल ग्रुप्स को कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये टेट्रापेप्टाइड एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा? -1 का। इज इट क्लियर? यस मैम, अब क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप लोगों ने कंपेयर करना है इन ग्रुप्स को और कंपेयर करने के बाद आप लोगों को आइडिया होता जाएगा कि किस तरह से जो आपके ग्रुप्स हैं वो आयोनाइज होंगे। ओके बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया कि हमारे पास जो दो अमाइनो एसिड्स हैं, दो अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करने में एक कोवलेंट बॉन्ड यूज होता है और उस कोवलेंट बॉन्ड को हमने पेप्टाइड बॉन्ड कहा है। और अगर इस पेप्टाइड बॉन्ड की केमिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमने इस पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड कहा है। दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली अमाइड इन नेचर। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यूजुअली ये पेप्टाइड बॉन्ड अपनी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम पेप्टाइड बॉन्ड को लिखते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस इज अमाइनो एसिड एलानिन, इसका ये आपके पास अमाइनो ग्रुप था और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था। यहाँ से OH ग्रुप रिलीज होने के बाद अब मैं यहाँ पे OH ग्रुप ने लिख दी, इसने नेक्स्ट अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की और सपोज ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन था, इसलिए मैं साइड चेन में हाइड्रोजन लिख दूँ। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो पेप्टाइड बॉन्ड है दिस इज कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड और ये पेप्टाइड बॉन्ड यूजुअली हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं। आपके पास 99% ऑफ द प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उस पेप्टाइड बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपने ये माइंड में रखना है। दूसरा पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आपके पास ये जो कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है, दीज बॉन्ड्स आर पोलर which means they can involve in hydrogen bond formation. Okay, इस चीज को देख लेते हैं कि क्या ये पोलर है या नहीं। yes, आपके पास यहाँ पे जो ये कार्बोक्साइल कार्बन एटम है इट इज लिंक्ड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन और अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है विच मीन्स कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस केस में ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकता है। लाइकवाइज अगर आप इस दूसरे ग्रुप को देखते हैं अमाइनो ग्रुप को, तो अमाइनो ग्रुप में भी आपका जो हाइड्रोजन है इट इज अटैच्ड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस केस में आपके हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा विच मीन्स कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे एक्ट कर सकता है। सो डेफिनेटली अगर आपके पास एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टेड है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है तो ये दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं और इस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे
कि जब हम अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अल्फा हेलिक्स में आपके पास एक अमाइनो एसिड का ये जो कार्बोक्साइल ऑक्सीजन ग्रुप है ये दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो हाइड्रोजन के साथ जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो यस, सेकेंड कंडीशन भी हमने देख ली कि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइनो हाइड्रोजन, दीज आर डिपोलर एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड एंड प्लेनर विद पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। इस चीज का क्या मतलब है, आपके पास जो कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट बाकी जितने भी अमाइंस हैं उनमें प्रेजेंट कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ से स्मॉल है, विच मीन्स कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसमें आपके पास रेजोनेटिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, विच मीन्स कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है ये सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का ही नहीं रहेगा बल्कि ये रेजोनेट कर सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एज वेल। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर, बिकॉज ये डबल बॉन्ड कभी कार्बन और नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और कभी कार्बन और ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। यानी यहाँ पे भी आप रेजोनेटिंग प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके जो डबल बॉन्ड हैं वो किसी एक सिस्टम से बिलोंग नहीं करते बल्कि वो डीलोकलाइज हो सकते हैं, वो एक स्पीशी से दूसरे स्पीशी तक मूव कर सकते हैं। जी बच्चों, यहाँ तक आप लोगों का आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे पेप्टाइड्स और इनकी क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड देन स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स।